सरदार शहर है वो हमेशा से चिकित्सा सेवाओं के अभाव रहता है और यहाँ डॉक्टरों की कमी रहती है, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं रहते हैं। लेकिन सरदार शहर के लिए एक अच्छी खबर यहाँ ये है कि यहाँ पर डॉक्टर राजेश कुमार मारू है, वो नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वो थायराइड और शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। तो अब जो है वो शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा होने लगी है, थायराइड के मरीज़ भी ज़्यादा होते हैं। तो प्राथमिक उपचार के लिए या साधारण जानकारियों के लिए भी डॉक्टरों को जयपुर बीकानेर जाना पड़ता है। लेकिन अब नियमित सेवा मिलने से निश्चित रूप से इन जो गंभीर रोगियों के लिए भी यहाँ पर सेवाएं और परामर्श मिलेगा। इसके साथ भी जो चिकित्सा सेवाएं हैं, जो युवा डॉक्टर है राजेश कुमार मारू, वो अब सरदार शहर में जहाँ डॉक्टर अमोल गोलसा ग्लिक्स टावर में सेवाएं देती थी, उनकी जगह सेवाएं दे रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, राजस्थान की जान में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और डॉक्टर साहब, आप मतलब जो सरदार शहर में अभी आप सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर गोल्ड जी यहाँ पर सेवाएं देते थे, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? देखो, ऐसा है कि सोमवार से मैंने मेरी सेवाएं चालू करी सरदार शहर में, तो जो रिस्पांस आया उसके हिसाब से तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। और सरदार शहर में मैं लंबे टाइम से सुना भी था कि बहुत बड़ा वैक्यूम है। वैक्यूम इस चीज़ का है कि थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, कुछ भी होता है तो पेशेंट क्या होता है कि रेफ़र करना पड़ता था पेशेंट को सरदार शहर से। सरदार शहर से या तो पेशेंट आइदर सीकर जाए, जयपुर जाए या फिर बीकानेर जाए। तो लंबे टाइम से मेरी भी ये थी कि मैं एक ऐसी जगह जाके बैठूं जहां मैं लोगों को और अधिक अच्छे से उपचार में दे सकूं। और नो डाउट मेरी एजुकेशन है जो क्या सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से है, पीबीएम से है, और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने चेन्नई से की है। तो चेन्नई से जब मेरी एजुकेशन पूरी, उसके बाद मैंने पहली सेवाएं दी थी वो बीकानेर के कोटा अस्पताल में दी थी। उसके बाद मैं 2.5 ईयर्स श्री डूंगरगढ़ के तुलसी अस्पताल में सेवा में दे चुका हूँ। तो उस समय भी मेरे पास क्या सरदार शहर से कई सारे पेशेंट थे जो इलाज के लिए डूंगरगढ़ आया करते थे मेरे पास। तो मेरा ये कंसर्न है कि सरदार शहर में मेरे को आए हुए 5 दिन हुए, तो मेरा मेनली कंसर्न ये है कि मैं अधिक से अधिक लोगों की यहाँ पे सेवा करूँ। तो शुगर के रोगी है या थायराइड के जो रोगी है या इमरजेंसी आती है पेशेंट को, उस समय क्या छोटी सी दिक्कत के लिए पेशेंट बहुत परेशान होते हैं, आर्थिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। तो मैं चाहता हूँ उन दिक्कतों का थोड़ा बहुत जितना भी हो सके अगर मैं समाधान कर सकूं तो उसके लिए मैं कोशिश ज़रूर करूंगा यहाँ पे। नहीं, डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है, आप थायराइड और शुगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो थायराइड और जो शुगर है डॉक्टर साहब, ये मतलब इसके होने का क्या कारण है? और अगर मरीज को शुरुआती हो जाए तो उसका क्या लक्षण रहता है और उसके बचाव के लिए मरीज को क्या करना चाहिए? देखो, ऐसा है जैसे शुगर की अपन बात करें ना, शुगर क्या है मतलब मेनली तो क्या है 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 जो शुगर होती है उसमें मेनली क्या होता है, हेरिडिटरी होती है, वानुवंशिक होती है। उसमें अपन ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट के लक्षण क्या होता है कि पेशेंट खाना तो खूब खाता है फिर भी वो थिन बेल्ट होता है, उसका वज़न नहीं बढ़ता, थोड़ा बहुत काम करता है उसमें थकान आती है। तो ऐसे पेशेंट में अमूमन क्या होता है कि फैमिली हिस्ट्री भी मिलती है। रही बात टाइप 2 डायबिटीज़ की, टाइप डायबिटीज़ में क्या होता है मेनली पेशेंट ओबेस होते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब फिजिकल इनएक्टिविटी, कुछ भी नहीं करना, जंक फूड फास्ट फूड खाना, उससे क्या है ये पेशेंट है जो शुगर के रोगी बन जाते हैं। अमूमन ये ओबेस होते हैं, इनकी फैमिली हिस्ट्री भी होती है या मदर को या परिवार में या किसी भी फैमिली में भी ये शुगर के पेशेंट होते हैं, तो वहाँ से भी जीन है जो मूव होता है। अब टाइप 1 टाइप 2 पेशेंट को हम उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा, उसके डाइट मॉडिफिकेशन द्वारा हम उसकी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड हार्मोनल है वो है थायराइड। थायराइड का पेशेंट क्या होता है, थायराइड के पेशेंट अमूमन क्या होता है, अपनी जितने भी पेशेंट हम देखते हैं ना उसमें थायराइड के पेशेंट हिडन ही होते हैं। मतलब हमें बहुत जैसे ना अगर पेशेंट टाइमली आ जाता है तो हम उसको अच्छे से अपन जो उसकी दवाई है उससे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। अमूमन पेशेंट क्या इस चीज़ के लिए या तो उसको पता नहीं होता या वो आता नहीं है, उसके लिए हमें रूटीन चेकअप से पता पड़ता है भाई इसको थायराइड है। तो ये भी एक हार्मोन का इम्बैलेंस है, इसके लिए भी दवाइयाँ सब्सिट्यूट करनी पड़ती है। इसके लिए भी कुछ डाइट का मॉडिफिकेशन है, कुछ दवाइयाँ, कुछ ऐसी फल है या कुछ ऐसी सब्जियाँ हैं जो बिल्कुल बंद करनी पड़ती है। और ये जो हार्मोन है भले वो थायराइड का हो या फिर शुगर का हो, इसमें दवाइयाँ चलती मोटा मोटी लाइफ लॉन्ग है, लेकिन हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइट मॉडिफिकेशन से कुछ हद तक शुगर के पेशेंटों को राहत दे सकते हैं।
शुगर के पेशेंटों को राहत मिल सकती है अगर समय पर परामर्श और समय पर दवाइयाँ मिल जाएं, तो इसको एक हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। मोटे तौर पर बात सामने है कि अनुवांशिक बीमारी होती है, इससे बचने के लिए मरीज़ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। जंक फूड और फास्ट फूड से बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने MBBS बीकानेर से किए और आप बीकानेर में ही पैदा हुए, बीकानेर में आपका पालन पोषण हुआ। MBBS करने के बाद में मतलब आपने शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए MD की पढ़ाई की, तो आपने इसको ही क्यों चुना? और ये पढ़ाई आपने करने के साथ साथ सुना है कि इसमें और स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपने कुछ डिप्लोमा भी किए हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि मेरी जब पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एक्चुअली चेन्नई से करी है। उसके बाद क्या है, चेन्नई में जब मैं कहा था तो जैसे जो साउथ है ना, साउथ के अंदर मैक्सिमम केसेस जो है वो है डायबिटीज़ के। आपने नाम सुना होगा मदुरई फूड का, जिसमें पेशेंटों के क्या है मतलब अमूमन क्या होता है कि मदुरई फूड एक जगह है मदुरई, तो मदुरई के अंदर क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट थे वो शुगर के थे। तो वहाँ पे जो ऑटो ड्राइवर थे, जो भी टैक्सी चलाते हैं, वो क्या बिना मतलब बेयरफुट मतलब होता है बिना चप्पल पहने। काफ़ी नोटिस हुई, उसके बाद उनको एम्पुटेशन करना पड़ा, उनका पाँव काटना पड़ा। तो मैक्सिमम रिसर्च स्टडी जो हुई है वो क्या शुगर पे हुई है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ केस है वो साउथ में है। तो साउथ के अंदर एक सेंटर है मोन डायबिटिक सेंटर, जो इंटरनेशनल प्लस इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। तो मुझे उस कंडीशन में देखे भाई नंबर ऑफ़ केसेस है, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ शुगर के अंदर। तब मैंने फेलोशिप कोर्स मोहन डायब सेंटर से वहाँ से किया था। तो उसमें मैंने जितनी भी वैरायटी ऑफ केसेस होते हैं शुगर के, वो हमने ट्रीट किए, देखे थे। और शुगर ऐसी है कि मतलब जैसे हम राजस्थान में आया तो ओबेसिटी मतलब कहते हैं ना, बस खान पान जो कि उचित नहीं है, मतलब जो भी है वो खा लिया, ठीक है। तो उस खान पान की वजह से कई पेशेंट हैं जिनमें शुगर बढ़ जाती है, उनको पता भी नहीं पड़ता। तो मैं अगर 100% भी देखता हूँ ना, उसमें मोर देन मतलब 25-30% है वो उनको शुगर होती है, उनको पता भी नहीं होता। तो अभी वर्ल्ड वाइड प्लस अपने इंडिया के सिनेरियो के अंदर कारण यही है, सेडेंटरी लाइफ, जंक फूड का खाना, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। स्ट्रेस इंड्यूस भी होता है। तो एज ए हेल्थ फैकल्टी के रूप में मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ केस देखे हैं, शुगर के देखे हैं, इसलिए मेरा मेनली इंटरेस्ट शुगर में है। ज़्यादातर जो बीमारी है वो शुगर की होती है। एक सामान्य आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसमें शुगर की बीमारी है क्या। और शुगर की के मामले के अंदर भारत के अंदर, जो दक्षिण भारत के अंदर चेन्नई में एक मदुरई नाम का शहर है, वहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। तो वहीं से इन्होंने MD की डिग्री की और वहीं से इन्होंने डिप्लोमा किया। तो डॉक्टर साहब, आपने कौन कौन से मतलब MD करने के साथ साथ कौन कौन से वो डिप्लोमा किए, जिससे जो है आप शुगर और थायराइड के मरीजों को और ज़्यादा बेहतर से ठीक कर सकते हैं, इस बीमारी को और इसके उपचार के बारे में और ज़्यादा बेहतर से जाना? देखो सर, शुगर कभी भी अकेले नहीं आती। शुगर जो डायबिटीज़ है उसके साथ साथ में कई बीमारी और आती है, जैसे हाइपरटेंशन है, थायराइड है और कोमोrbid इलनेस है, हार्ट। साउथ में था मैं, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो जो साउथ है उसमें जो एक्सपोजर जो रेट है वो कंपेयर टू नॉर्थ बहुत ज़्यादा है। तो मेरे मन में हमेशा से ये था कि अगर मैं साउथ से नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ मेरा होम टाउन है, मुझे कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आना ही था यहाँ पे। तो मेरा ये मोटो था कि मतलब मैं जब फील्ड में आऊँ, अपने प्रैक्टिस फील्ड में आऊँ या मैं अपने शहर में जाऊँ और कहीं पर बैठूँ ना, तो उससे पहले मेरे पास क्या हथियार सारे हो, ताकि मतलब जितना भी एक्सपोजर मैं ले सकूँ। तो मैंने क्या साउथ में ये सारे छोटे मोटे डिप्लोमा सारे किए। इसमें मैंने थायराइड का अलग से मैंने कोर्स भी किया था, ठीक है। मैंने एक अलग से कोर्स किया था जो डायबिटीज़ के साथ ही होता है। उसमें क्या होता है कि डॉक्टर YC रेड्डी थे, जो क्या है, जो मेन अपोलो हॉस्पिटल है चेन्नई का। अपोलो की ब्रांचेस सब जगह है, लेकिन जो मेन हॉस्पिटल है वो चेन्नई के अंदर अपोलो है। तो वहाँ से मैंने ECG और ये हार्ट के जो भी कोर्स होते हैं वो सब मैंने वहीं से किए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ भी बीमारी डील करते हो ना, तो साथ में बाकी बीमारियाँ भी होती है। शुगर के पेशेंट को अमूमन BP। देखिए ऐसा है सर कि मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं कुछ अस्पतालों में मैंने काम भी किया था, और जैसे चेन्नई के अंदर हॉस्पिटल है, BRS हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल के अंदर मैं कैजुअल्टी देखा करता था, जिसका मैं इंचार्ज था। तो एक्चुअली मैं मीनवाइल 3 हॉस्पिटल का इंचार्ज था उस समय। एक हॉस्पिटल चेन्नई के अंदर है प्राइम हॉस्पिटल, और एक हॉस्पिटल है BR हॉस्पिटल, जिसका नाम है भारती राजा हॉस्पिटल। तो उस समय क्या है, जिसमें ये जितने भी कार्डिक पेशेंट होते हैं इनकी मॉनिटरिंग करना, कैथ लैब, तो इन सब का मैं इंचार्ज था, क्योंकि जितना भी एक्सपोजर था मैंने वहाँ पे लिया। लेकिन क्या होता है ना कि मतलब जहाँ से आपका जन्म होता है और जहाँ से लोगों में जुड़ाव होता है, और अंत में क्या बंदा आता तो वहीं है सर, ठीक है। तो एक फैमिली है, परिवार है, ठीक है। प्लस क्या है, जिस समाज से मैं उठा, जिन लोगों के बीच से मैं उठ के आया, तो मेरे मन में ये था कि मैं आगे
जाऊँगा तो वहीं, सेवा तो वही दूंगा। बाकी ये होता है भाई, जैसे कहते हैं ना भाई, जिसका दाना पानी जहाँ लिखा होता है वहाँ पहुँच जाता है। जितनी सेवाएं मैंने वहाँ दी, उसके बाद ऑफ़र बहुत थे, लेकिन फिर भी मैंने ये चुना कि मैं मेरे राजस्थान के अंदर ही जाके सेवा दूंगा। चेन्नई में बहुत सारे बड़े हॉस्पिटलों में सेवाएं देने के बाद इन्होंने सोचा कि जहां मैं पला बड़ा हुआ वहां चिकित्सा व्यवस्थाओं का अभाव रहता है, तो निश्चित रूप से मैंने कुछ जो चेन्नई से लिया है वो कुछ वर्ष सेवा करके इनको लौटाने की कोशिश की है। और अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिन लोगों के बीच में रहा, जिस समाज और जिस क्षेत्र के अंदर मैं रहा, जिस समूह के बीच में मैं रहा, तो निश्चित रूप से उनकी सेवाएं भी करना चाहिए, ये सोचकर ये वापस आ गए। तो बीकानेर में भी आपने सेवाएं कोठारी हॉस्पिटल में दी, तो वहाँ वहाँ का कैसा कार्यकाल रहा? वहाँ कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली कोठा अस्पताल में जैसे ही मैं चेन्नई से आया था, उस समय मैं सबसे पहले मैंने ज्वाइन कोठारी ही किया था। कोठारी में मैंने 6 मंथ काम किया था और वहाँ पे जो भी अनुभव मिला वो बहुत ही बढ़िया, शानदार रहा। अनुभव है वो शानदार रहा। और उसके बाद आप मतलब डूंगरगढ़ में भी आपने लंबे समय तक सेवाएं दी, अब आप सरदार शहर में सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये वीडियो आपका मतलब हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग देखेंगे। मैं चाहता हूँ इसकी वीडियो का जो महत्व रहे, लोग देखें तो उन्हें कुछ प्राप्त हो। तो आप थायराइड और शुगर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताएँ पेशेंटों को, और या कि भाई उनका रहन सहन किस प्रकार का रहना चाहिए ताकि इससे बच सकें या होने वाले खतरे से है वो कम हो सके। देखो सर, सबसे पहले अपन बात करते हैं शुगर के पेशेंट। सबसे पहले हम उनको कैसे पहचानें, तो जैसे कुछ एक लक्षण होते हैं शुगर के पेशेंट के, अनयूजुअल थर्स्ट, जैसे क्या है, अधिक पानी पीना, अधिक खाना खाना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत हाथों में पैरों में नमनेस यानी कि सूनापन उसको महसूस होता है। प्लस क्या उसको लगता है कभी मेरा वेट लॉस हो रहा है, कभी वेट गेन हो रहा है, फ्लक्चुएशन होता है शुगर के पेशेंट के अंदर ये। तो ऐसे पेशेंट जो शुगर के, हम उसको लक्षण में पहचानते हैं। उसके बाद हम ये, हमारा मेन मोटो होता है कि हम उसको 3 स्टेप से ठीक करते हैं। पहला स्टेप है उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम उसको ये बोलेंगे कि आप हम लाइफस्टाइल में चेंज करो, यानी कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, आप 20 से 25 मिनट सुबह सुबह घूमो, और घूमना कंपलसरी। घूमना में ऐसे घूमना है, आपको ब्रिस्क वॉक करना है। एक होता है नॉर्मल घूमना, एक होता है ब्रिस्क वॉक, मतलब आपको तेज़ गति से घूमना है। तो ये तो लाइफस्टाइल में ये चेंज होगा। सेकंड होता है डाइट मॉडिफिकेशन। हम जो खाते हैं, जैसे ये मैदे की चीज़ जो खाते हैं, मीठा खाते हैं, इनको हम जितना हो सके उनको एडवाइस करेंगे, आप जितना हो सके इनको बंद करो या कम से कम करो, ठीक है। तीसरा फैक्टर ना होता है स्ट्रेस। अमूमन क्या होता है, क्योंकि हार्मोन है, बॉडी के हार्मोन है, किसी भी कंडीशन में बढ़ सकते हैं। और स्ट्रेस, जैसे आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस बहुत है, काम का स्ट्रेस है, आर्थिक, मानसिक, हर तरह के स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस के अंदर भी क्या है, पेशेंट की शुगर है वो बढ़ी भी आती है। तो पेशेंट से बात करके उसके लक्षणों को पहचान के उनको हम ये कैटेगरी में डालते हैं कि पहले आप अपना लाइफस्टाइल में चेंज करो, डाइट में चेंज करो, स्ट्रेस को जितना हो सके आप बिल्कुल दूर करो। और फिर अगर लगता है उसके बाद भी हम पेशेंट्स को इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको फिर एक जो मेडिकल ट्रीटमेंट चालू करते हैं, जिससे हम जाते हैं उसको फिर रेगुलर फॉलोअप करते हैं। उसके लिए कुछ एक जांचें होते हैं, पैरामीटर, उसको हम फॉलो करते हैं। तो ये तो शुगर के पेशेंट के लिए है। सेकंड बात है ये थायराइड के पेशेंट में। थायराइड के पेशेंट अमूमन क्या होता है, वुमेन में ज़्यादा आ रही है। जैसे हम अमूमन देखते हैं कि ना, जैसे कोई यंग लेडी आफ्टर मैरिज रिकरेंट केसेस ऑफ अबॉर्शन, बार बार अबॉर्शन होते हैं, मतलब पेट में बच्चा ठहरता है, अबॉर्शन हो जाता है, तो उनको पता ही नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका भी जो मोटा मोटा कारण है वो है थायराइड की पेशेंट। तो हमें थायराइड की जांच करवाते हैं, उसमें कंफर्म होता है भाई इनको थायराइड है। तो हम ये उनको ये कहते हैं भाई अपना डाइट के अंदर जैसे कुछ एक पत्ता गोभी होती है, कैबेज होती है, उसको लाइफ लॉन्ग बंद करना होता है इन पेशेंटों को। उनको क्या होता है कि जितना हो सके अपना बॉडी वेट है उसको कम करना होता है, ऑयली फूड है, खाने में नमक है, इसको कम करना पड़ता है। अब जो पेशेंट है थायराइड को उसको पहचाने कैसे, तो 4-5 लक्षण होते हैं। जैसे पेशेंट, जैसे लेडीज़ पेशेंट है, उसके अंदर क्या होता है, जो माहवारी होती है वो इरेगुलर हो जाती है, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा, कभी ब्लीडिंग कम। प्लस उसको क्या है, थोड़ा बहुत भी वो खाना खाती है उसका वज़न बढ़ जाता है। उसको लगता है कि मैं खाना तो खाऊं, ये खाना कम खा रही, फिर भी उसका वज़न बढ़ रहा है। उसके मन में ये होता है कि मैं खूब काम करूं, लेकिन जैसे वो काम करना चालू करती है वो बिल्कुल थक जाती है, थकी हुई सी रहती है। फिर एबनॉर्मल बाउल हैबिट, जैसे कभी उसको कॉन्स्टिपेशन, कभी उसको डायरिया, कभी कभी क्या होता है उसको रात को अचानक नींद उड़ जाती है पेशेंटों की, जैसे कहते हैं धड़कन का तेज़ होना। तो ये सब भी थायराइड के सिम्टम्स में आते हैं। तो हम इन लक्षणों को पहचानते हैं। उसके बाद कैटेगराइज थायराइड के 2 टाइप होते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। उसके अकॉर्डिंग उनका इलाज चालू अपन करते हैं। और शुगर का पेशेंट हो या पेशेंट हो थायराइड का, सबसे मेन जो शर्त है वो यही है कि आप कंटिन्यूस डॉक्टर को अपने फॉलो करो।
उसको जो भी आप चेकअप करवा रहे हो 15 दिन महीने भर से डॉक्टर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे नहीं कि आपकी शुगर ठीक होगी डॉक्टर के पास आपने आने छोड़ दिया, तो कभी वो शुगर पता ही नहीं पड़ता कब जंप होती है, कब हाई होती है, कब इंसुलिन लेना पड़ता है। तो अपने डॉक्टर से नियम से बराबर मिलते रहे, बराबर परामर्श लेते रहे और दवाइयाँ बराबर ले, और जो डाइट मॉडिफिकेशन है उनको फॉलो करें। डॉक्टर साहब, शुगर को पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है क्या? देखो सर, अगर शुगर आपके टाइप 1 डायबिटीज़ है, अगर वो कंफर्म होती है जांचों से, तो उसके लिए पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना पड़ता है। इंसुलिन लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है क्यों? क्योंकि उसके जो पेनक्रियाज है, बॉडी का ऑर्गन होता है पेनक्रियाज, उस पेनक्रियाज में इंसुलिन ख़त्म ही हो चुका है। जब कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो हम उसको बाहर से देते हैं, तो इंसुलिन होता है, उसको लाइफ लॉन्ग देनी ही पड़ेगी फर्स्ट। सेकेंड केस टाइप 2 डायबिटीज़ अपन कहते हैं ना, उसको अपन कुछ हद तक, काफ़ी हद तक उससे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा शर्त यही है, फिजिकल एक्सरसाइज प्लस उसका डाइट अगर वो फॉलो करता है, तब उसकी शुगर बढ़ी हुई काफ़ी, मतलब बढ़े हुए से काफ़ी निम्न स्तर पर, नॉर्मल स्तर पर आ सकती है। दवाई की डोज पहले मान लो 3 होती है, 2 होती है, अगर वो अच्छे से डाइट मॉडिफिकेशन करता है दवाई कम हो सकती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है, मगर टाइप 1 के अंदर उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। शुगर के पे जो बीमारी है उसको पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता, आजीवन उसकी दवाइयाँ चलती है टाइप 1 के अंदर। और अगर पेशेंट नियमों का पालन करे और दवाइयाँ नियमित लेता रहे, तो मतलब वो अपनी जो ज़िंदगी है वो सामान्य रूप से लंबे समय तक जी सकता है। बिल्कुल जी सकता है सर, बिल्कुल जी सकता है। बिल्कुल जी सकता है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे ध्यान में, आप एक किसान परिवार से हैं और आज जो मतलब चिकित्सा जो सिस्टम है वो बहुत महंगा हो गया है, आम आदमी की पहुंच में नहीं रही है। तो एक तो आज पेशेंटों को साधारण जो बीमा होती है, चिकित्सा बीमा होती है दवाइयों से संबंधित, इलाज से संबंधित, वो करवा लेनी चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि चेन्नई में आपने काम किया, महानगरों की चकाचौंध से उब कर आप अपनी फिर मातृभूमि की तरफ आ गए और अपना बीकानेर क्षेत्र है वो रेतीले दौरों के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ की आर्थिक स्थिति लोगों की कमज़ोर रहती है। तो एक तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो पेशेंट को है वो मतलब सजगता के साथ तो रहना चाहिए ही भी, साधारण बीमारी होने पे डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए, तो उसको सस्ती दवाइयाँ और उचित परामर्श मिले, इसके लिए मरीज किस प्रकार सजग रहें और आपके द्वारा इसमें क्या पहल की जा रही है? देखो सर, ऐसा है कि पेशेंट को मान लो कुछ भी कंप्लेंट हुई है, कुछ भी बीमारी हुई है, तो एज ए डॉक्टर मेरा ये रिकमेंडेशन है कि मतलब मैं मेरे पेशेंट को अच्छे से समय दूँ। ठीक है, अगर मैं पेशेंट को समय दूंगा और उसका इलाज करूंगा एज ए स्टेप बाय स्टेज, तो पेशेंट ऑटोमेटिक सजग है, कुछ भी दिक्कत नहीं है उसको। अब रही बात मेडिसिन की, दवाइयों की, ठीक है, जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ आपको लेनी पड़ेगी। अब जैसे राजस्थान में जैसे कहते हैं भाई मुफ्त दवा, मुफ्त जांचें, सारी सुविधाएं हैं। सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो क्या होते हैं भाई फिर भी प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं। वो मूव इसलिए करते हैं कहीं ना कहीं, जैसे उनको लगता है कि नहीं भाई जो मैं मतलब मेरी जो कंप्लेंट है या जो मुझे कुछ कहना था वो मैं कह नहीं पाया और किसी को बता नहीं पाया, तो वो ऐसे पेशेंट है वो अपने ज़्यादा कॉन्शियस होकर, ज़्यादा सजग होकर वो प्राइवेट में भी जाते हैं। तो ये तो क्या वेरिएशन है सर पेशेंट का। पेशेंट एक्चुअली दे आर फ्री, वो कहीं भी जा सकते हैं, आइदर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। पेशेंट को जहाँ इलाज मिलेगा, जहाँ उसको आराम आएगा, पेशेंट वहाँ जाएगा। ठीक है, और कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है कि हम किफ़ायती दर पर बहुत ही कम से कम पैसे लगे पेशेंट के और अच्छी दवाइयाँ उसको दें। दवाइयाँ की गुणवत्ता सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज का जो टाइम है, जैसे हम देखते हैं कि सब्जियां भी हम खाते हैं, फल भी खाते हैं, आजकल हर सब्जी हर फल हर साल मिलती है, आप किसी भी महीने में कुछ सब्जी खा सकते हो। तो जब हमको लगता है कि वहाँ पर भी यूरिया ज़्यादा यूज़ होती है, वहाँ भी थोड़ा सा रहता है सब्जियाँ फलों के रूप में, प्लस लाइफस्टाइल ऐसी, तो जब ले दे के पेशेंट आता अपनी दवाइयों पे ही है, तो हमारा ये रहता है ध्येय कि हम पेशेंट को कम से कम दवाइयाँ अच्छी क्वालिटी की दें ताकि वो जल्दी से ठीक हो और अपने मेन स्ट्रीम में वापस जाए।
डॉक्टर साहब, आपने लगभग मेरे सवाल का जवाब तो दे दिया, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मतलब हर जो दर्शक होता है वो विद्वान नहीं होता, तो इस बात को मैं मतलब साधारण शब्दों में दोबारा से बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। नवीन जैन अपने राजस्थान के थे, उनका आमिर खान ने एक इंटरव्यू लिया था चिकित्सा जगत में, उन्होंने बताया था जेनरिक के बारे में। उन्होंने बताया एक मतलब दवाइयों में साल्ट होता है, तो उसी साल्ट की बहुत सारी जो दवाई कंपनियाँ दवाई बनाती है, और सारी कंपनियों की दवाइयों में रेटों का जो अंतर रहता है। तो आपने बताया कि आप चाहते हैं कि मतलब कम मतलब पैसों में उनको परामर्श दिया जाए और मतलब सस्ती और गुणवत्ता की दवाइयाँ मिले। तो क्या ऐसा वास्तव में होता है डॉक्टर साहब कि एक ही साल्ट की दवाइयों की अलग अलग रेट होती है, महंगी से सस्ती होती है, तो पेशेंट को उनकी पहुँच की दवाइयों ही लिखी जाए? इस बारे में थोड़ा आप साधारण शब्दों में बताएं। ऐसा है कि आपकी बात ये सही है, कम से कम एक ही दवाइयाँ का 10 से 15 20 30 कंपनियाँ होती है जो एक ही दवाई बनाती है, ठीक है। अब उन दवाइयों की जो रेट है वो अलग अलग होती है, ये बात ठीक है। डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये करता है कि जहाँ से दवाई बन रही है या जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, वो इम्प्लांट कैसा है, ठीक है। जैसे कुछ एक बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे बड़ी कंपनियों से, तो बड़ी कंपनियाँ जो अपने क्या बिल्कुल अपने मापदंड तय करती है, वो दवाई सीधे ही मार्केट में नहीं आती है सर। उससे पहले उनकी क्या है, पहले उनकी टेस्टिंग होती है, वो 3-4 चरणों को पार करती है सर। उसके बाद उनको लाइसेंस इशू होता है, उसके बाद वो दवाई मार्केट में आती है। फिर वो दवाई मतलब जैसे बनने से लेकर और मेडिकल स्टोर में पहुंचने तक, उसमें कैसे 5-6 चेन होती है कि भाई इसके थ्रू इसके थ्रू इसके थ्रू, उसके बाद वो दवाई क्लियर होती है, तब वो मार्केट में आती है। तो इसे कहते हैं भाई ये एथिकल दवाई। एथिकल दवाई मतलब जो एथिक्स पे चल रही है पूरे, इसमें साइंटिफिक रिसर्च शामिल है। मतलब वो दवाई को मनुष्य को देने से पहले उसकी टेस्टिंग होती है। तो ऐसे दवाइयों की रेटें हो सकती है थोड़ी बहुत कुछ ज़्यादा हो, मगर उनके रिजल्ट ऑथेंटिक होते हैं और सही होते हैं और पेशेंट को दिक्कत नहीं आती। अब अपन चलते हैं रेट वाइज, जैसे कोई कंपनी की दवाई है उसकी रेट ज़्यादा है, ठीक है। फिर वो जेनरिक आइटम आता है। दवाइयों में साल्ट कॉमन है, डिपेंड ये करता है कि दवाई बन कहाँ से रही है। जैसे कहते हैं ना भाई क्वालिटी, जैसे आप जो भी आप अपन क्लॉथ भी लेते हैं, तो भाई कपड़े लेते हैं कुछ भी, वो सड़क पर भी मिलते हैं और शोरूम में भी मिलते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है क्वालिटी, क्योंकि हम क्या मनुष्य की हेल्थ है उसको डील कर रहे हैं सर। तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत रेट का ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन ये है पर तो मेरा ध्येय ये है कि पेशेंट को जो दवाई है वो अच्छी दी जाए। इनका ध्येय है कि पेशेंट को दवाई अच्छी दी जाए, लेकिन सस्ते के चक्कर में ये भी नहीं हो कि मानव जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाए, क्योंकि जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी आप सरदार शहर में जो सेवाएं हैं वो सप्ताह में मतलब किसी दिन दे रहे हैं या महीने की किस तारीख को दे रहे हैं, किस प्रकार का मतलब शेड्यूल रहता है? देखो ऐसा सर, मैं सरदार शहर में पूरे तन मन से आया हूँ, ठीक है। मैंने इस सोमवार से सेवाएं चालू करी है और मेरी सेवाएं बिल्कुल नियमित है, रेगुलर है। मैं सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सेवा देता हूं और शाम को 5 बजे से लेकर 7 से 8 बजे तक मैं सेवाएं देता हूं। ये सेवाएं बिल्कुल रेगुलर है, इसमें कुछ भी ऑफ नहीं है। मेरा अंतिम सवाल सर ये कि मतलब कोरोना की जो सेकंड लेयर से है वो पूरा विश्व जूझ रहा है, तो इसके लिए जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए मतलब क्या सुझाव रहेंगे आपके? देखो सर, कोरोना के लिए मैं इतने कहूँगा सर, क्योंकि कोरोना काल में मैंने श्री डूंगरगढ़ में सेवाएं दी थी। एक्चुअली 1 ईयर कंटिन्यूस कोरोना काल रहा था उस समय, तो मैंने सारे पेशेंट देखे थे। इतने पेशेंट देखने के बाद मेरा अनुभव इतना ही है कि पहले बात तो आप इससे डरो मत, ठीक है। आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखो, आप घर से खाली पेट नहीं निकले, आप अच्छे से ब्रेकफास्ट करो, अच्छे से लंच करो, अच्छे से डिनर करो, ज़्यादा भीड़ में नहीं जाए। आप मास्क है कंटिन्यू यूज़ करो आप, ठीक है। अब मास्क तो ऐसा हो गया कि आपका लाइफ का हिस्सा हो गया। इससे ये हो गया भाई सामने वाले बंदे से आपको इन्फेक्शन कम से कम मिले नहीं मिले, बस ये कोरोना से है कि अगर आप कोरोना को जीतना है, आप अच्छे से अपना खान पान कीजिए, ठीक है, और अनुचित भीड़ में मत जाइए और इम्यूनिटी अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखो, और बाकी बस कुछ नहीं है भाई। कोरोना अपने अकॉर्डिंग आया था, अपने अकॉर्डिंग ही चला गया, हमारे बस में कुछ नहीं था, ठीक है। कई पेशेंटों को कोरोना हुआ, उनको पता भी नहीं पड़ा, ठीक है। भारत ऐसा देश है, भारत क्या अपना विकासशील देश है, जिसमें क्या है कि मतलब हम हर कहीं का खाना भी खा लेते हैं। हमारी इम्यूनिटी ऐसी है कि हम बाहर सड़क पर जाकर गोलगप्पे भी खा लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर सबसे पहले इम्यूनिटी आई है, जिसे अपन हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, वो डेवलप मोटा हो चुकी है। कुछ ऐसे पेशेंट है जो अबव 50-60 ईयर्स के एज है, क्रोनिक पेशेंट है, अगर वो डायबिटीज़ के हैं, हाइपरटेंशन के हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो, क्योंकि वो क्या है, उनकी जो
इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो उनमें क्या ज़्यादा रहता है कि भाई कोरोना हो सकता है ज़्यादा है। लेकिन उपाय इतना ही है कि आप दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, हाथों को धोते रहिए, बस ये समय भी निकल जाएगा सर। दूसरी लहर आए, तीसरी लहर आए, चौथी लहर आएगी जाएगी, ठीक है। अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी ना तो आप बिल्कुल अच्छे रहोगे, सेहतमंद रहोगे। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। सावधान और सतर्क रहें, यही सबसे बड़ा इसका उपाय है। आज हमने बात की डॉक्टर राजेश कुमार मारू से, जो फिजिशियन है और शुगर और थायराइड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। वो सरदार शहर में नियमित सेवाएं दे रही हैं। शुगर और थायराइड के बारे में भी हमने मतलब महत्वपूर्ण जानकारियां आम दर्शकों के लिए उपलब्ध करवाई। आगे भी हम विशेषज्ञ डॉक्टर और विशेषज्ञ लोगों से मिलते रहेंगे और रोचक जानकारियाँ आप तक लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए RKJ।